हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे लास्ट 6 मंथ के यानी कि जून से जनवरी 2021 तक जो भी प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं उन सब के रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ के बारे में, जिसमें हम मंथली वाइज क्वेश्चंस को डील करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली चार पिया आइलैंड के बारे में पूछा गया कि अभी रिसेंटली आइलैंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये किस सी में, किस सागर में लोकेटेड है। अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि कई हजार जो रोहिंग्या के रिफ्यूजीज थे उन सब के द्वारा बासन चार आइलैंड, जिसको कि चार पिया आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे प्रोटेस्ट की गई थी, जिसकी वजह से ये आइलैंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो कुछ टाइम पहले रोहिंग्या के जो रिफ्यूजीज थे उन सबको बासन चार आइलैंड पे लोकेट किया गया था, जो कि बांग्लादेश के जस्ट यहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा इंडिया है, इससे नीचे चलते हैं तो बांग्लादेश है, और यहाँ पे एकदम जो सदर्न टिप है यहाँ पे लोकेटेड है बासन चार या चार पिया आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में लोकेटेड है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो देखें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे सी ऑफ मारमारा के बारे में पूछा गया। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ये सी ऑफ मारमारा है इसको तीन कंट्रीज बुल्गारिया, रोमानिया और टर्की के द्वारा बॉर्डर किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि जो सी ऑफ मारमारा है ये ब्लैक सी को एगन सी के साथ में कनेक्ट करने का काम करता है। और इन दोनों स्टेटमेंट्स में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि टर्की में सी स्नॉट का आउटब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से सी ऑफ मारा मारा जो था वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर हम इसको ज्योग्राफिकली देखें, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्लैक सी है और यहाँ पे एक स्ट्रेट भी है जिसको कि टर्किश स्ट्रेट या फिर बॉस्पोरस स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, जो कि टर्की को दो पार्ट में, इधर वाला जो टर्की है ये यूरोप के रीजन में आता है, इधर वाला एशिया के रीजन में आता है। इस वजह से टर्की को ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी बोलते हैं। और यहाँ पे बॉस्पोरस स्ट्रेट की हेल्प से जो ब्लैक सी और सी ऑफ मारा मारा है इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है। और लास्टली आगे जाके जो सी ऑफ मारा मारा है ये ब्लैक सी को एगन सी के साथ में कनेक्ट करने का काम यहाँ पे करता है। सिंस ये टर्की के रीजन के अंदर ही यहाँ पे एक इनलैंड टेरिटरी जो है टर्की की, जैसे कि यहाँ पे यूरोप वाला रीजन है, यहाँ पे एशिया वाला रीजन है, उसके बीच में ही लोकेटेड है सी ऑफ मारा मारा। इस वजह से इसकी किसी और कंट्री के साथ में कोई बॉर्डर नहीं लगता है। तो इस वजह से अगर हम इसके स्टेटमेंट्स को देखें तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। टर्की के अंदर ही ये लोकेटेड है। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ब्लैक सी को ईगन सी के साथ में कनेक्ट करता है। बट यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट, सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे एल साल्वाडोर के बारे में पूछा गया है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला दिया गया कि एल साल्वाडोर एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। सेकंड यहाँ पे दिया गया कि एल साल्वाडोर की बाउंड्री जो है वो दो कंट्रीज होंडुरस और ग्वाटेमाला के साथ में लगती है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि एल साल्वाडोर के द्वारा जो बिटकॉइन करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, उसको लीगलाइज किया गया था। इस वजह से एल साल्वाडोर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर हम इसको ज्योग्राफिकली देखें, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज हैं, जिसमें टोटल 7 कंट्रीज इंक्लूडेड है। ऊपर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और जो सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज हैं ये सब जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके अंदर ही आती हैं। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उनके बीच का जो बॉर्डर है वो यहाँ पे लगता है। और इसके द्वारा ही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसको सेपरेट किया जाता है। अब यहीं पे एक कंट्री लोकेटेड है जिसका नाम है एल साल्वाडोर, जिसकी बाउंड्री यहाँ पे ग्वाटेमाला और यहाँ पे होंडुरस के साथ में लगती है। उसके अलावा और जो सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज हैं, जैसे कि बेलीज हो गया, निकोरागुआ हो गया, कोस्टारिका हो गया और पनामा हो गया। अगर हम इसके स्टेटमेंट्स को अब यहाँ पे देखें तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये साउथ अमेरिका की कंट्री नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, होंडुरस और ग्वाटेमाला के साथ में ही बस ये बॉर्डर शेयर करती है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे रायमोना नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया, जो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। ये इंडिया के किस स्टेट में, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या थी, दो नए नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क को असम के द्वारा नोटिफाई किया गया था, जिसकी वजह से असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए, जो कि सेकेंड स्टेट है, सेकेंड हाइएस्ट स्टेट से। फर्स्ट है मध्य प्रदेश, जिसमें टोटल 11 नेशनल पार्क हैं। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है किसी यूनियन टेरिटरी में वो है अंडमान एंड निकोबार में, जिसमें टोटल 9 नेशनल पार्क हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे कुछ कंट्रीज का ग्रुप दिया गया है, उसमें से पूछा गया है कि कौन सी कंट्रीज जो हैं वो G7, G8 और G20 तीनों ग्रुप्स की मेंबर हैं। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि 2021 के जून मंथ में G7 की समिट हुई थी, जिसकी वजह से G7, G8 और G20 काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। अगर हम इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उसके बेसिस पे देखा जाए तो G7 में टोटल 7 कंट्रीज हैं, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान। और G8 में रसिया भी इंक्लूडेड थी। और G20 की अगर हम बात करें तो इन सब के अलावा कुछ और कंट्रीज भी हैं जो कि G20 के मेंबर हैं। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो G7 की जो मेंबर्स हैं वो ऑब्वियसली G8 की भी मेंबर होंगी और G20 की भी मेंबर होंगी। तो उनमें से हमें देखना है कि कौन कौन सी कंट्री G7 की मेंबर हैं। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो फ्रांस, इटली और कनाडा हैं ये G7 की मेंबर हैं। तो इस वजह से ये G8 और G20 की भी मेंबर होंगे और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर हो गया, नुब्रा वैली होगी, कार्डुंगला पास हो गया। इन तीनों को हमें साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में अरेंज करना है, नॉर्थ से साउथ नहीं, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में अरेंज करना है। तो अभी रिसेंटली जो गलवान क्लैश हुआ था उसको 1 साल बीत गया था इंडिया और चाइना के बीच का, जिसके बाद भी इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। और अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो सबसे ऊपर यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर आता है, उसके नीचे थोड़ा सा अगर हम चलते हैं तो नुब्रा वैली आती है, और उससे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो कार्डुंगला पास आता है। और अगर हम इनको साउथ से नॉर्थ में देखें तो सबसे पहले कार्डुंगला पास आ जाएगा, फिर नुब्रा वैली और फिर सियाचिन ग्लेशियर। तो इसका जो सीक्वेंस है वो बनेगा 3-2-1 का। सो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं, जैसे कि स्टॉक होम्स हो गया, यहाँ पे इसका पेयर दिया गया है कनाडा के साथ में। दूसरा हो गया कार्बिस बे जिसका यूके के साथ में दिया गया है। और थर्ड दिया गया ब्रुसेल जिसका बेल्जियम के साथ में दिया गया है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि सिप्री यानी कि स्टॉक होम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा उसकी रिपोर्ट रिलीज की गई थी। ये बेस्ड है स्टॉक होम में, जो कि स्वीडन में लोकेटेड है, ना कि कनाडा में। और सेकंड की अगर हम बात करें तो 2021 की जो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई थी वो हुई थी ब्रसेल्स में, जो कि बेल्जियम में लोकेटेड है। और थर्ड जो यहाँ पे दिया गया उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो G7 की जो 2021 की समिट थी जो कि 11 से 13 जून के बीच में हुई थी, जो 47th G7 की समिट थी, ये बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवॉल में हुई थी। कॉर्नवॉल में कार्बिस बे एक विलेज है, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था। इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया। और अगर हम इसके स्टेटमेंट्स को देखें तो पहला पेयर जो है वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, सेकेंड हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा और थर्ड भी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि गल्फ ऑफ अदेन के रिलेटेड है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि बाब एल मंडेब स्ट्रेट जो है वो गल्फ ऑफ अदेन को रेड सी के साथ में कनेक्ट करती है। सेकंड यहाँ पे दिया गया गल्फ ऑफ अदेन जो है एक ओनली एंट्रेंस है जिसके थ्रू अरेबियन सी इंडियन ओशियन से पर्शियन गल्फ में पहुंचा जा सकता है। इन दोनों में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि जो इंडियन नेवी है उसकी और यूरोपियन नेवी फोर्सेस जो हैं उन दोनों के द्वारा गल्फ ऑफ अदेन में फर्स्ट एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, जिसकी वजह से गल्फ ऑफ अदेन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। और अगर हम इसको देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडियन ओशियन का रीजन है, इसके ऊपर यहाँ पे अरेबियन सी है और यहीं पे यमन और जिबूती के बीच में यहाँ पे है गल्फ ऑफ अदेन। और इससे थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक स्टेट आती है जिसको कि बाब एल मंडेब स्टेट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे है रेड सी। बट अगर हम पर्शियन गल्फ की बात करें तो पर्शियन गल्फ लोकेटेड है यहाँ पे।
तो बेसिकली गल्फ ऑफ अदेन और रेड सी को कनेक्ट करने का जो काम है वो बाब एल मंडेब स्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। बट अगर हम वहीं पे बात करें इंडियन ओशियन या फिर अरेबियन सी से अगर कोई पर्सन गल्फ में जाना चाहता है तो वो इस रूट से जाएगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान जो है उसके थ्रू जाएगा, ना कि गल्फ ऑफ अदेन के थ्रू। तो इस वजह से अगर हम इसके स्टेटमेंट्स को देखें तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बट सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। गल्फ ऑफ अदेन नहीं, गल्फ ऑफ ओमान जो है वो एक ओनली एंट्रेंस है जिसके थ्रू अरेबियन सी और इंडियन ओशियन से पर्शियन गल्फ में पहुंचा जा सकता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेगमेंट का, जिसमें यहाँ पे पूछा गया है कुछ जगह दी गई हैं जैसे कि शांगसे हो गया, नाग्यू हो गया, लाशा हो गया, न्यांगची हो गया, इनमें से कौन सी जगह अरुणाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। तो अभी रिसेंटली जो चाइना है उसके द्वारा उसकी फर्स्ट बुलेट ट्रेन को तिब्बत में स्टार्ट किया गया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर हम इसको जोग्राफिकली देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चाइना का तिब्बत वाला रीजन है और यहीं पे ये ट्रेन को स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट बुलेट ट्रेन। और इसमें जो सबसे पास में जगह है लहासा यहाँ पे लोकेटेड है और नियांगची यहाँ पे लोकेटेड है, उसके अलावा बाकी जो जगह हैं थोड़ी दूर दूर है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम नियांगची को देखें तो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट एकदम टिप पे लोकेटेड है, इस वजह से सबसे ज़्यादा पास में जोग्राफिकली जो है वो नियांगची है अरुणाचल प्रदेश के। तो इस वजह से बेसिकली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे माली के बारे में पूछा गया है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो बेसिकली कुछ टाइम पहले हुआ क्या था कि माली जो कंट्री है वहां की जो मिलिट्री जनता थी उसके द्वारा वहां के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से माली काफी ज्यादा न्यूज में था। तो इसको जोग्राफिकली अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इंडिया है, जिसके नीचे यहाँ पे इंडियन ओशन है और इससे लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे चलते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है, जिसमें ये रेड शेडेड कंट्री आप देख रहे हैं ये बेसिकली है माली, जिसकी कैपिटल है बमाको। और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, जिसकी काफी सारी कंट्रीज के साथ में यहाँ पे बाउंड्री लगती है। और एरिया के बेसिस पे अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की 8th लार्जेस्ट कंट्री है। और यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जो मिलिट्री जनता से पहले जो मिलिट्री कूप वगैरह यहाँ पे सिचुएशन चलती है उससे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, जिसका मतलब यहाँ पे हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है उसका हेड यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सर्व करते हैं। उसके साथ साथ जो वहाँ के आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके चीफ कमांडर होते हैं और मेनली 5 साल के पीरियड के लिए ये बनाए जाते हैं। और कोई भी पर्सन ज्यादा से ज्यादा 2 बार यहाँ पे प्रेसिडेंट रह सकता है। और लेजिस्लेटिव को हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिनको कि हेड ऑफ गवर्नमेंट भी यहाँ पे बोलते हैं, और इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसके साथ साथ जो यहाँ की लेजिस्लेचर है वो एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, जैसे कि इंडिया में बाई कैमरल है, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा होती है, वैसे ही यहाँ पे बस एक ही होती है जिसको कि नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर भी यहाँ पे 5 साल का होता है। और उसी के साथ साथ जो जुडिशरी है वो काफी इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ का जो हाईएस्ट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। और अगर हम इस क्वेश्चन को अब देखें तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो माली है वो अफ्रीका की 8th लार्जेस्ट कंट्री है, ना कि 7वीं, और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो लेजिस्लेचर है वो एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है जिसको हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है, और करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं, उन सबको यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में अरेंज करने के बारे में बोला गया है। जैसे कि पहला यहाँ पे शियोटा दिया गया है, दूसरा यहाँ पे पेनोम दे वेलिस दे ला गोमेरा दिया गया, थर्ड यहाँ पे मेलीला दिया गया। तो ये क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली स्पेन और मोरक्को में माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था। काफी सारे मोरक्को के जो लोग थे वो स्पेन की टेरिटरी में चले गए थे, जिसकी वजह से ये दोनों कंट्रीज काफी ज्यादा न्यूज में थी। अगर हम इनको ज्योग्राफिकली देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम पहले जो माली हमने देखी थी वो यहाँ पे थी। इससे थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो वहां पे अल्जीरिया आता है, और अल्जीरिया से थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे मोरक्को आता है। ठीक है, मोरक्को का ये वाला रीजन है जिसके ऊपर में यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, और यहाँ पे काफी फेमस स्टेट जिसको कि जिब्राल्टर स्टेट के नाम से जाना जाता है वो सिचुएटेड है, जो कि मोरक्को और स्पेन के बीच में है। और जो जिब्राल्टर स्टेट है ये मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन के साथ में कनेक्ट करने का काम करती है। वैसे तो मोरक्को का मैप इतना सा होता है, बट
1970 में 1970 में मोरक्को के द्वारा जो वेस्टर्न सहारा का रीजन है उसको ऑक्यूपाई किया गया था, जिस वजह से मोरक्को का मैप जो है उसको कुछ इस तरीके से 3 डिफरेंट वर्जन्स में दिखाया जाता है। कभी कभी उसको इस तरीके से दिखाया जाता है, कभी कभी मोरक्को और वेस्टर्न सहारा का रीजन अलग अलग करके दिखाया जाता है, और कभी कभी पूरे को कंबाइंडली दिखाया जाता है। अब यहाँ पे 3 टेरिटरी हैं जो कि स्पेन की टेरिटरी है, जैसे कि सियोटा जो है जो कि स्पेन के अंडर में है 1580 से 1580 से, जो कि यहाँ पे सिचुएटेड है एकदम टिप पे। और उससे लास्ट में अगर हम इधर साइड में चलते हैं तो यहाँ पे मलीला आती है जो भी स्पेन के अंदर है, जो कि 1496 से स्पेन के अंडर है। उसके अलावा काफी सारी छोटी छोटी आइलैंड्स या फिर जिनको हम एक्सक्लेव बोल सकते हैं वो सारे सिचुएटेड है, जैसे कि यहाँ पे इस रीजन में है पेनोन दे वेलेस दे ला गोमेरा। तो सबसे पहले शियोटा आ जाएगा, उसके बाद पेनोन दे वेलेस दे ला गोमेरा आ जाएगा, उसके बाद में मलीला आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे पहले सियोटा आ जाएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे पेनोन दे वेलेस दे ला गोमेरा आएगा, उसके बाद थर्ड नंबर पे मेलीला आएगा। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस 1 2 3 हो जाएगा। तो अब करेक्ट आंसर विल बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे 17+1 फोरम के बारे में पूछा गया है, जो कि चाइना का एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे कई सारी कंट्रीज दी गई हैं, इनमें से कौन कौन सी कंट्री इस फॉर्म की मेंबर है। तो अभी रिसेंटली जो लिथुआनिया है उसके द्वारा चाइना का ये 17+1 का जो ग्रुप है इसको क्विट किया गया, जिसको कि अब 16+1 के ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। और लिथुआनिया जो कि यूरोप के रीजन में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया है, इसके नीचे यहाँ पे इंडियन ओशन है, इससे थोड़ा सा इधर हम चलते हैं तो ये मिडल ईस्ट का रीजन आता है, इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर का जो रीजन है जिसको कि यूरोप बोलते हैं, वहीं पे एक कंट्री है जिसका नाम है लिथुआनिया। और यहाँ पे 2 कंट्री और है, जैसे एक तो है लिथुआनिया, दूसरी है लटविया और तीसरी है एस्टोनिया। इन तीनों कंट्रीज को कंबाइंडली बाल्टिक कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाल्टिक सी के राइट साइड में ये सारी कंट्रीज लोकेटेड हैं। और ये जो 17+1 का फोरम है ये चाइना के द्वारा इसको 2012 में बुडापेस्ट में स्टार्ट किया गया था। और इसमें चाइना और उसके साथ साथ जो CEE यानी कि सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज हैं वो सब मिलके इसमें कोऑपरेट करती है, जिससे कि जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप का जो रीजन है उसको डेवलप किया जा सके, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा सके। अब इसके टोटल 17 मेंबर्स हैं, जिसमें से 12 जो हैं यूरोपियन यूनियन के मेंबर है और 5 जो है वो बाल्कन कंट्रीज या बाल्कन स्टेट हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि लिथुआनिया दिया गया है, जापान दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया दिया गया है और लटविया दिया गया है। तो यहाँ पे लिथुआनिया इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इसके द्वारा इसको क्विट कर दिया गया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि ये ना तो यूरोप के रीजन में आते हैं और ना ही बाल्कन कंट्रीज के रीजन में आते हैं। और फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा लटविया, जो कि एक बाल्टिक कंट्री है, वो इस फोरम की मेंबर अभी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे वोल्केनो इरप्शंस के बारे में पूछा गया है। कुछ वोल्केनो के इरप्शंस के नाम दिए गए हैं, उनके ओरिजिन कंट्री के बारे में पूछा गया। तो मई 2021 में DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में था। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको शॉर्ट में DRC भी हम बोलते हैं। और यहाँ पे एक माउंट न्यारागोंगो नाम का एक वोल्केनिक इरप्शन इस रीजन में हुआ था। उसके अलावा अगर हम बाकी देखें ग्लोबल वाइज पे जो भी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो सारे यहाँ पे लोकेटेड हैं। जैसे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये है माउंट न्यारागोंगो। इससे ऊपर हम चलते हैं तो जो कि यूरोप का रीजन है, यहाँ पे 2 काफी फेमस है, एक तो है माउंट एटना और दूसरा है माउंट वेसुवियस। ये दोनों इटली में लोकेटेड है, इटली में इनका ओरिजिन होता है। अगर हम इस क्वेश्चन को अब करें तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा सही हो जाएगा। जो माउंट न्यारागोंगो उसका इरप्शन स्टार्ट होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। जो माउंट वेसुवियस है उसका ओरिजिन इटली में है और माउंट एटना का ओरिजिन भी इटली में है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे अंटार्कटिका या फिर साउथ पोल का जो रीजन है उसके बारे में पूछा गया है। काफी सारे यहाँ पे जैसे 2 सी और 2 आइलैंड दिए गए, इनमें से कौन कौन सा अंटार्कटिका या साउथ पोल को बिलोंग करता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइसबर्ग का ब्रेक ऑफ हुआ था अंटार्कटिका से, जिसको कि A76 के नाम से जाना जाता है, जो कि बेसिकली
अराउंड 4.3 किलोमीटर स्क्वायर जिसका एरिया था। ये बेसिकली एक रॉन आइस सेल्फ जो है उससे टूट के गिरा था। अब जो ये अंटार्कटिका है यहाँ पे काफी सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पे एक वेडल सी लोकेटेड है, उसके साथ यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको कि फाल्कलैंड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक और सी है जिसको कि रॉस सी बोला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे काफी सारे रीजन्स लोकेटेड है। उसी तरीके से जो नॉर्थ पोल या फिर आर्कटिक ओशन का रीजन है वहां पे भी काफी सारे लोकेटेड है, जैसे कि रेंगल आइलैंड जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। उसके अलावा फरोए आइलैंड भी इस रीजन में लोकेटेड है। अगर हम इस अब क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन में जो यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि फाल्कलैंड आइलैंड जो कि अंटार्कटिका के रीजन में अभी हमने मैप पे देखा था, रेंगल आइलैंड जो कि यहाँ पे नॉर्थ पोल या फिर आर्कटिक ओशन के रीजन में है, और थर्ड यहाँ पे वेडल सी जो कि अंटार्कटिका में है, और रॉस सी ये भी अंटार्कटिका में है। तो यहाँ पे सेकंड को छोड़ के बाकी तीनों हमारे यहाँ पे सही हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे फरजाद बी गैस फील्ड के बारे में पूछा गया है। उसके बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या, ईरान के द्वारा जो फरजाद बी गैस फील्ड जो था उससे इंडिया को रिमूव किया गया था, इंडिया को डंप किया गया था। इंडिया की जो गवर्नमेंट कंपनी है जिसका नाम ONGC विदेश लिमिटेड है उसको यहाँ से ड्रॉप किया गया था, और वहां का जो डोमेस्टिक कंपनी थी उसको ये दिया गया था। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल मैप पे ये हमारा इंडिया है, इसके राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में यहाँ पे अरेबियन सी है, और इससे हम यहाँ पे चलते हैं ये आता है ईरान, जहां पे काफी सारे मतलब कि गैस फील्ड और ऑयल फील्ड है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड डॉट्स हैं ये सारे गैस फील्ड है, और जो ग्रीन में है ये ऑयल फील्ड ईरान में लोकेटेड है। यहीं पे है फरजाद बी गैस फील्ड जो कि यहाँ पे कहीं लोकेटेड है। और यहाँ पे एक आइलैंड और है इस रीजन में जिसको कि फारसी आइलैंड के नाम से जाना जाता है, उससे लगभग 20 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस पे है फरजाद बी गैस फील्ड। अब अगर हम इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को देखें तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि जो ईरान का फारसी आइलैंड है उससे 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है फरजाद बी गैस फील्ड। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे बोला गया कि जो फरजाद बी गैस फील्ड था इसको 2008 में डिस्कवर किया गया था 3 इंडियन कंपनीज के कस्टोरियम एक संघ के द्वारा। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि 2008 में 3 इंडियन इंडस्ट्रीज जैसे कि ONGC विदेश, दूसरा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और तीसरा ऑयल इंडिया, इन तीनों के द्वारा कस्टोरियम के थ्रू इसको डिस्कवर 2008 में ईरान में किया गया था। तो यहाँ पे इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे इनकरेक्ट मैच के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे 3 प्लेसेस और उनके रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेट्स दिए गए हैं, उन सब से यहाँ पे देखना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है और कौन सा इनकरेक्टली मैच नहीं है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि इंडिया के द्वारा 6 यूनेस्को साइट्स को जो इंडिया की इंटेंजिबल लिस्ट है उसमें ऐड किया गया, जिसमें फर्स्ट है वाराणसी के घाट, सेकंड है यहाँ पे टेम्पल ऑफ कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, थर्ड है यहाँ पे सतपुरा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, फोर्थ है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर जो कि महाराष्ट्र में है, फिफ्थ है हिरे बेंकल मेगालिथिक साइट जो कि कर्नाटक में है, सिक्स्थ है नर्मदा वैली में जो भेड़ा घाट और लमेटा घाट है जो कि जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश में है। ये सारी साइट्स को इंडिया के द्वारा इंटेंजिबल लिस्ट में ऐड किया गया था, जिस वजह से ये सारी साइट्स काफी ज्यादा न्यूज में थी। अगर हम इसके क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट्स है अगर उनको देखें तो पहला जो है वो स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है कि टेम्पल ऑफ कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु में है। सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, हिरे बेंकल मेगालिथिक साइट जो है वो कर्नाटक में है ना कि वेस्ट बंगाल में। थर्ड हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा जो मेगालिथिक मिलिट्री आर्किटेक्चर है वो महाराष्ट्र में है, बट यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट बस हमारा सेकंड है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे 2 टर्म्स दी गई। पहली टर्म है ला पेरुस और दूसरी टर्म है शांतिर अग्रसेना, और यहाँ पे पूछा गया कि ये दोनों टर्म जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो बेसिकली 2021 में ये दोनों टर्म जो काफी ज्यादा न्यूज में रही थी, जैसे कि शांतिर अग्रसेना जो कि एक मल्टीनेशनल यानी कि कई सारी कंट्रीज के द्वारा इसमें पार्टिसिपेशन किया जाता है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि बांग्लादेश में कंडक्ट हुई थी अप्रैल मंथ में, और इंडियन आर्मी के द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। अब बांग्लादेश के जो फादर ऑफ द नेशन है जिनका नाम है बंगाल बंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बर्थ सेंटेनरी को कमेमोरेट करने के लिए बांग्लादेश के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। अब सेकंड वर्ड है यहाँ पे, सेकंड जो टर्म है वो है ला पेरुस। ला पेरुस जो कि मल्टीलैटरल यानी कि
जिसमें भी कई सारी जो नेवीज वगैरह उन सबके द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया था। एक मैरी टाइम की एक्सरसाइज है जिसको कि इंडियन ओशियन का जो ईस्टर्न रीजन है वहां पे कंडक्ट कराया गया था फ्रेंच नेवी के द्वारा, और इंडियन नेवी के द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेशन किया गया था। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो बेसिकली ये दोनों टर्म्स जो हैं वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है। तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे लेक बेकाल के बारे में पूछा गया है। बेकाल के बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जिसमें पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि वॉल्यूम के बेसिस पे अगर बात की जाए तो लेक बेकाल जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की लेक है, और अगर सरफेस एरिया के बेसिस पे बात की जाए तो जो लेक बेकाल है वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट लेक है। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोला जा रहा है जिसमें कि जो यूनेस्को है उसके द्वारा लेक बेकाल को 1996 में 1996 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि कुछ वीक पहले जब अप्रैल मंथ के मिड अप्रैल मंथ में रशियन साइंटिस्ट के द्वारा जो वर्ल्ड का बिगेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, जिसको कि बेकाल जीवीडी, ये गीगाटॉन वॉल्यूम डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है, इसको लेक बेकाल के अंदर लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से लेक बेकाल काफी ज्यादा न्यूज में रही थी। और ये जो लेक बेकाल है बेसिकली रशिया में लोकेटेड है, जैसे कि आप लोग यहाँ मैप पे भी देख सकते हैं। ये वाली जो लेक है इसका नाम है लेक बेकाल, जो कि रशिया का जो सदर्न साइबेरिया का रीजन है वहां पे लोकेटेड है। वैसे वर्ल्ड में जो टोटल फ्रेश वाटर है, फ्रेश सरफेस वाटर जो है उसका 22 से 23%, 22 से 23% जो है वो इस लेक बेकाल के द्वारा ही कवर किया जाता है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बन जाती है वॉल्यूम के बेसिस पे। और जो वर्ल्ड की क्लीनेस्ट लेक है उनमें से ही क्लियरेस्ट लेक या क्लीनेस्ट लेक जो है उनमें से एक है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लेक भी है। ये अराउंड 25 to 30 मिलियन ईयर पुरानी है। उसके साथ साथ अगर सरफेस एरिया के बेसिस पे बात की जाए तो वर्ल्ड की ये 7th लार्जेस्ट लेक है। इसको 1996 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। अब आते हैं हम अपने स्टेटमेंट में। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की लेक है, और अगर वो सरफेस एरिया के बेसिस पे बात की जाए तो 7th लार्जेस्ट लेक है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1996 में डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे कोलून पेनिनसुला के बारे में पूछा गया, जो रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था। किस जगह से, किस रीजन से, किस कंट्री से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए जैसे यूएसए हो गया, हांगकांग, जापान या फिर जर्मनी। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि जो चाइना का नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस था उसको एक परमानेंट बेस के रूप में हांगकांग में ओपन किया गया था, जिसकी वजह से हांगकांग चाइना वाला जो रीजन है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, और इस वजह से ही जो कोलून पेनिनसुला है वो भी काफी ज्यादा न्यूज में था। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाला जो रीजन है ये चाइना की मेन लैंड है, और यहाँ पे ये हांगकांग आइलैंड है। इसके जस्ट नॉर्थ में यहाँ पे है कोलून पेनिनसुला, और इसके साथ में यहाँ पे विक्टोरिया हार्बर भी लोकेटेड है। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में था, जो कि हांगकांग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे म्यांमार के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए, उनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है म्यांमार, जिसको पहले बर्मा भी बोला जाता था, इसको इंडिया से 1947 में सेपरेट किया गया था बाय इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो राकीन स्टेट है म्यांमार का, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहा रोहिंग्या गैसू को लेके, तो इसकी जो बाउंड्री है इंडिया के 2 इंडियन स्टेट्स के साथ में शेयर की जाती है। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि रोहिंग्या इशू जो है उसकी वजह से म्यांमार काफी ज्यादा न्यूज में था। म्यांमार का राकीन स्टेट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो, क्योंकि रोहिंग्या जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे बोला गया था कि उनको बिना प्रोसीजर फॉलो किए डिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं जैसे म्यांमार का जो रीजन है कई सारी कंट्रीज के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, जैसे कि इधर यहाँ पे थाईलैंड के साथ में लगती है, लाओस के साथ में, चाइना के साथ में, इंडिया के साथ में और बांग्लादेश के साथ में भी लगती है। और यहीं पे जो म्यांमार का जो रीजन है इसमें यहाँ पे लोकेटेड है राकीन स्टेट,
और राकीन स्टेट जिसकी बाउंड्री बस बांग्लादेश से लगती है और किसी कंट्री के साथ में इसकी नहीं लगती। बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो रीजन है उसके साथ में जो राकीन स्टेट है उसकी बाउंड्री नहीं लगती है। वैसे म्यांमार की कई सारे रीजन की जो बाउंड्री है इंडिया के साथ में लगती है। और 1935 में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, और जिसकी वजह से 1 अप्रैल 1937 से यहाँ पे जो इंडिया का प्रोविंस था उससे बर्मा को सेपरेट किया गया था। उससे 51 साल तक बर्मा जो था वो इंडिया के साथ में ही ब्रिटिश के द्वारा रूल किया जाता था उस पर, बट उसके बाद में उसको सेपरेट कर दिया जाता है 1935 में। अब इसके स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो इसका पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जब बर्मा को इंडिया सेपरेट किया गया था वो किया गया था 1935 में बर्मा एक्ट के तहत, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। राकीन स्टेट जो है वो इंडिया के साथ में बाउंड्री शेयर ही नहीं करता है, तो दो इंडियन स्टेट के साथ में कहां से उसकी बाउंड्री टच होगी, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। सो और करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ जगह प्लेसेस दिए गए हैं, उनको वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में हमें अरेंज करना है। जैसे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर दिया गया है, चुम्बी वैली दिया गया है, या फिर सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया। इन तीनों को हमें यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट मतलब कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में अरेंज करना है, उसी बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर चूज करना है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि जो भूटान था उसके द्वारा यहाँ पे एक बाउंड्री डिस्कशन चाइना के साथ में शेड्यूल किया गया है। अप्रैल के एंड में इसको किया गया था, सॉरी 10 अप्रैल 2021 को इसको किया गया था, बट अभी तक ये हो नहीं पाया है। तो इस वजह से ये दोनों रीजन काफी ज्यादा न्यूज में थे। और अगर हम इनको देखें, जैसे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है सिक्किम के इस रीजन में। उसके अलावा जो चुम्बी वैली है, चुम्बी वैली यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ पे है। और थर्ड जो सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भूटान के इस रीजन में लोकेटेड है। तो अगर हम इनको वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर आ जाएगा, फिर चुम्बी वैली आएगा, उसके बाद में सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा। तो उसी बेसिस पे हम अपने ऑप्शंस को देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या आएगा, सिलीगुड़ी, उसके बाद में चुम्बी वैली, और उसके बाद में सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 1 2 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सो और करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंडस रिवर बेसिन से रिलेटेड, ट्रांस बाउंड्री इंडस रिवर बेसिन जो है उसकी किन किन कंट्रीज में फैली हुई है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या फिर अफगानिस्तान, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि जो 27 अप्रैल 2021 को ये काफी ज्यादा न्यूज में था कि पेंडेमिक के लॉकडाउन की होने की वजह से जो इंडस रिवर बेसिन है वहां पे स्नो और जो आइस मेल्ट जो होता है उसमें काफी ज्यादा रिडक्शन हुआ है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कई सारा जो रीजन है, जैसे कि ये जो पूरा रीजन है लाइट ग्रीन में जो रीजन है ये इंडस रिवर बेसिन का सिस्टम है, या फिर इंडस रिवर सिस्टम जिसको कि इंडस रिवर बेसिन भी बोलते हैं, जो कि कई सारी कंट्रीज में, जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान में, यहाँ पे इंडिया में, और यहाँ पे चाइना में, और यहाँ पे अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ है। जैसे कि परसेंटेज में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ये बेसिकली पाकिस्तान में है जो कि 47% इसका एरिया लोकेटेड है, इंडिया में इसका 39% लोकेटेड है, चाइना में 8% और अफगानिस्तान में इसका 6% एरिया सिचुएटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बेसिकली इसमें चारों कंट्रीज इंक्लूडेड है। सो और करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हार्ट ऑफ एशिया के बारे में पूछा गया है। ये टर्म काफी ज्यादा न्यूज में रही थी लास्ट मंथ में, तो ये किस जगह की लोकेशन को हाईलाइट करता है ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अप्रैल मंथ में एक न्यूज काफी ज्यादा चल रही थी, ये पीस प्रोसेस, अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस था उसको लेके, जिस वजह से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जिनका नाम है एस जयशंकर, उनके द्वारा यहाँ पे इंडिया को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए अफगान की गवर्नमेंट को, उसको लेके यहाँ पे काफी ज्यादा एक सिचुएशन अराइज हुई थी। और जिसकी वजह से यहाँ पे जो 9th हार्ट ऑफ एशिया की कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि तजाकिस्तान में हुई थी, वहां पे ये बेसिकली स्टेप उनके द्वारा ली गई थी कि किस तरीके से जो अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस है उसके डायलॉग को एक्सेलरेट किया जा सके। और अगर हम हार्ट ऑफ एशिया के बारे में और बात करें, हार्ट ऑफ एशिया जिसको कि हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, दो कंट्रीज का, एक तो रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, दूसरी रिपब्लिक ऑफ टर्की का एक इनिशिएटिव है जिसको कि 2011 में 2 नवंबर को लॉन्च किया गया था
जो एक कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया था, जिस कॉन्फ्रेंस को टर्की के द्वारा इस्तांबुल में होस्ट किया गया था। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये हार्ट ऑफ एशिया का जो प्रोसेस है, इसके थ्रू अफगानिस्तान की जो लोकेशन है उसको, या अफगानिस्तान का जो प्रो पीस प्रोसेस है उसको ही हाईलाइट किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज दी गई हैं, उनमें से पूछा गया है कि इनमें से किस कंट्री के द्वारा इंडियन ओशियन में उसका बॉर्डर लगता है। जैसे टंजीनिया हो गया, अंगोला हो गया, या फिर बोस्वाना, या फिर मोजाम्बिक। इनमें से किस किस कंट्री के द्वारा उसका जो बॉर्डर है इंडियन ओशियन या हिंद महासागर जो है उसके साथ में शेयर किया जाता है। तो अभी रिसेंटली ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसकी कई सारी कंट्रीज काफी ज्यादा न्यूज में थी, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्लिक्ट चल रहा था। इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया। तो इंडियन ओशियन का जो ये वाला रीजन है, जिसमें मेडागास्कर भी लोकेटेड है, यहाँ पे कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज के द्वारा उनका बॉर्डर इंडियन ओशियन में शेयर होता है। जैसे कि नीचे से अगर हम चलें तो साउथ अफ्रीका आ जाता है, उसके बाद में यहाँ पे मोजाम्बिक आता है, और इसके पास में जो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में एक चैनल है जिसको कि मोजाम्बिक चैनल के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर टंजीनिया आता है, फिर कीनिया आता है, फिर उधर सोमालिया आता है, और बाकी जो ऑप्शन दिए गए जैसे कि अंगोला हो गया, अंगोला यहाँ पे लोकेटेड है, तो इसके द्वारा इंडियन ओशियन में इसका बॉर्डर शेयर नहीं होता है। उसके अलावा एक और ऑप्शन था इसमें जिसका नाम था यहाँ पे बोस्वाना। बोस्वाना जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है, ये बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से लोकेटेड है। तो इसके द्वारा भी इंडियन ओशियन में कोई बॉर्डर शेयर नहीं होता है। तो अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे अंगोला के द्वारा इसका बॉर्डर जो इंडियन ओशियन में नहीं लगता है, ना ही बोस्वाना का लगता है। तो यहाँ पे टंजीनिया और जो मोजाम्बिक, इन दोनों का बॉर्डर यहाँ पे लगता है। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस सेगमेंट का, जिसमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि म्यांमार, मलेशिया और वियतनाम जो है उन तीनों के द्वारा उनकी जो लैंड बाउंड्री है वो थाईलैंड के साथ में शेयर की जाती है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया जो करा कनाल है, जो बेसिकली गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी को कनेक्ट करती है, वो एक प्रपोज्ड कनाल है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इन दोनों में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अभी रिसेंटली थाईलैंड काफी ज्यादा न्यूज में था। अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये थाईलैंड कंट्री है जिसकी बाउंड्री यहाँ पे बर्मा के साथ में, जिसको म्यांमार भी बोला जाता है, उसके साथ में लगती है। यहाँ पे इसकी बाउंड्री कंबोडिया के साथ में लगती है, और ये जो कंट्री है इसका नाम है लाओस। उसके अलावा ये जो कंट्री है, ये वाला जो रीजन है इधर के साइड वाला, ये बेसिकली वियतनाम कंट्री है। तो वियतनाम के साथ में जो थाईलैंड है उसकी बाउंड्री नहीं लगती है। इस वजह से हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। और सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो जो मलेशिया है उसके साथ में थाईलैंड की बाउंड्री लगती है। जैसे थाईलैंड का मैप यहाँ पे खत्म होता है तो यहाँ से नीचे मलेशिया स्टार्ट होती है। और उसके अलावा जो करा कनाल है, जिसको बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक प्रपोज्ड कनाल है जिसको कि करा कनाल या करा इस्तुमस कनाल के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली यहाँ पे जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है इसको अंडमान सी के साथ में कनेक्ट करने के लिए इस कनाल को प्रपोज किया गया था, और इस रूट को प्रपोज किया गया था जो कि थाईलैंड के इस जगह पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कि करा कनाल जो है वो एक प्रपोज्ड कनाल है जो कि गल्फ ऑफ थाईलैंड को अंडमान सी से कनेक्ट करती है। और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि म्यांमार के साथ में और मलेशिया के साथ में तो थाईलैंड के द्वारा बाउंड्री शेयर की जाती है, बट वियतनाम के साथ में उसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं लगती है। बट यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे सुएज कनाल के बारे में पूछा गया है। उसके बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सुएज कनाल के बारे में कि ये भी रिसेंटली हुआ क्या था कि जो सुएज कनाल थी वहाँ पे एक कंटेनर शिप जिसका नाम एवर गिवन था, उसकी वजह से ब्लॉकेज की सिचुएशन हो गई थी, जिसकी वजह से जो सुएज कनाल थी वो काफ़ी लंबे पीरियड तक न्यूज़ में रही थी। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि जो सुएज कनाल है उसके नदर्न साइड में है, नदर्न टिप पे जो टर्मिनस है वो पोर्ट सैड का है, और सदर्न टिप पे जो टर्मिनस है वो पोर्ट ट्रैफिक का है। इन दोनों के बीच में है सुएज कनाल लाई करती है, एक्सटेंड करती है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि जो सुएज कनाल है उसको बेसिकली सुएज कनाल कंपनी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था बिटवीन 1859 टू 1869। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया कि वर्ल्ड में जितनी भी ट्रेड्स होती है उसका अराउंड 10% जो है वो इस कनाल के, सुएज कनाल के थ्रू ही, इस वाटरवे के थ्रू पास होता है। यहाँ पे बेसिकली जैसे जो इसके साथ में कंट्री लगती है जिसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, यानी कि इजिप्ट जो है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फॉरेन करेंसी की अर्निंग भी इस कनाल की हेल्प से होती है।
तो इसके स्टेटमेंट को देखने से पहले हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है, ये सी जो है, ये बेसिकली मेडिटेरियन सी है, और इसके पास में यहाँ पे एक कनाल है जिसको सुएज कनाल बोला जाता है, और इसके नीचे यहाँ पे रेड सी है जो कि बाद में आके इंडियन ओशन में मिलता है, जिसके एकदम नदर्न पॉइंट पे या नदर्न टर्मिनस पे पोर्ट सैड है। और सदर्न टिप की हम बात करें तो वहाँ पे पोर्ट ट्वैफिक है जो कि सुएज सिटी के जस्ट पास में ही है। यहाँ पे एक लेक भी है जिसको कि लेक टिम्सा के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी फेमस लेक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है। और ये जो सुएज कनाल थी, इसको 1859 से 1869 का जो पीरियड था उसके बीच में जो एक कंपनी थी जिसका नाम था सुएज कनाल कंपनी, उसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। फिर उसके कुछ पीरियड के बाद में, यानी कि 17 नवंबर 1869 को इसको ग्लोबल यूज़ के लिए या वर्ल्ड यूज़ के लिए इसको ओपन किया गया था। पहले इसको बेसिकली ब्रिटिश लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, फिर उसके बाद में फ्रेंच लोगों के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाने लगा। फिर 1956 में जो इजिप्ट के उस टाइम पे लीडर थे जिनका नाम था गमाल अब्देल नासिर, उनके द्वारा इसको नेशनलाइज किया गया था। और तब से ही इजिप्ट के लिए जो फॉरेन करेंसी की अर्निंग है इस कनेल की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी जो लेंथ है वो अराउंड 193.30 किलोमीटर तक है। यहाँ पे जैसे कई सारे पैसेज जो होते हैं, जैसे ऑयल वगैरह का पैसेज हो गया, नेचुरल गैस के कंटेनर हो गए, कार्गो शिप्स हो गए, उन सबको ईस्ट से वेस्ट में ले जाने के लिए, शिपिंग वगैरह के लिए इस कनेल को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसके स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इसके नदर्न साइड में पोर्ट सैड है और जो सदर्न टिप है उस पर पोर्ट ट्वैफिक है। और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा कि 1859 से 1869 के बीच के पीरियड में इसको सुएज कनाल कंपनी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। और थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे एल साल्वाडोर के बारे में पूछा गया है, जो कि अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अभी रिसेंटली हुआ क्या था, जो एल साल्वाडोर है वो सेंट्रल अमेरिका की फर्स्ट कंट्री बना है जो जिसको बेसिकली WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेट दिया गया है। और पूरे अमेरिकाज की हम बात करें, मतलब कि नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका और जो सेंट्रल अमेरिका, इन तीनों को मिला के ये थर्ड कंट्री है अमेरिकाज की जिसको कि मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेट WHO के द्वारा दिया गया है। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है जो एल साल्वाडोर है वो एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसकी बाउंड्री मैक्सिको के साथ में लगती है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये दिया गया है कि एक ओनली सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसकी जो कोस्ट लाइन जो है वो कैरेबियन सी के साथ में नहीं लगती है। यहाँ पे अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैक्सिको है जिसके इधर साइड में यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है। और इससे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इसकी जो मैक्सिको की बाउंड्री है यहाँ पे बेसिकली ग्वाटेमाला के साथ में और बेलीज के साथ में इसकी बाउंड्री लगती है। उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे हॉन्डुरस कंट्री आता है। उसके नीचे यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये बेसिकली एल साल्वाडोर की कंट्री है जिसकी बाउंड्री यहाँ पे हॉन्डुरस के साथ में लगती है, ग्वाटेमाला के साथ में भी इसकी बाउंड्री लगती है, जिस वजह से इसकी जो बाउंड्री है या कोस्टल लाइन जो है वो कैरेबियन सी के साथ में नहीं लग पाती है। बस इधर साइड में इसकी जो कोस्ट लाइन है वो रह जाती है। इस वजह से ये कैरेबियन सी के साथ में इसकी बाउंड्री नहीं लगती है। और इसके स्टेटमेंट को हम देखें तो पहला स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है वो मैक्सिको के साथ में नहीं लगती है। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये एक ओनली सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसकी बाउंड्री कैरेबियन कोस्ट में नहीं लगती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है। सो और करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे स्विट्जरलैंड के बारे में पूछा गया, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है जो स्विट्जरलैंड है वो जो टोटल यूरो जोन की जो 19 कंट्रीज हैं उनमें से ही एक कंट्री है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये दिया गया कि अभी रिसेंटली जो स्विट्जरलैंड है वो यूरोप की फर्स्ट कंट्री बनी है जिसके द्वारा बुर्का और निकाब वगैरह जो पब्लिक प्लेसेस में पहने जाते हैं उन सबको बैन किया गया है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि अभी जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे एक रेफरेंडम चलाया गया था जिसमें लोगों के द्वारा वोट की गई थी कि जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं उन सब पे फेस कवरिंग को बैन किया जाना चाहिए या फिर नहीं, जिसमें कि बुर्का और निकाब वगैरह भी इंक्लूडेड थे, जिसमें 51.21% जो लोग थे उनके द्वारा यहाँ पे इसके सपोर्ट में वोट किया गया था कि ये सारी चीज़ें बैन होनी चाहिए। और इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर हम देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके नीचे यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और इससे हम अटलांटिक ओशन से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे अफ्रीका आता है, इसके ऊपर में यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, और यहीं पे जो छोटा सा रेड शेडेड रीजन आप देख रहे हैं ये है स्विट्जरलैंड
कंट्री जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी बाउंड्री इधर में फ्रांस के साथ में लगती है, ऊपर में जर्मनी के साथ में, यहाँ पे इसकी बाउंड्री ऑस्ट्रिया के साथ में लगती है, और यहाँ पे नीचे इसकी बाउंड्री स्लोवेनिया के साथ में और इटली के साथ में भी इसकी बाउंड्री बेसिकली लगती है। और यहाँ पे यूरो जोन या फिर यूरो एरिया जो टर्म आई थी, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो यूरोप की वो सारी कंट्रीज जिनमें की जो यूरो करेंसी है उसका यूज किया जाता है, उन सारी कंट्रीज का जो एरिया है उसको यूरो जोन या यूरो एरिया बोला जाता है, जिसमें टोटल 19 कंट्रीज आती हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, सिरिप्सिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लटविया, लिथुनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोर्तुगल, स्लोवाक रिपब्लिक और स्लोवेनिया और स्पेन। यहाँ पे कहीं पे भी स्विट्जरलैंड नहीं है। और इससे पहले 2011 में 2011 में फ्रांस के द्वारा जो भी बुर्का वगैरह होते हैं, निकाब वगैरह जो होते हैं, उन सब पे बैन लगाया गया था। और 2011 में फ्रांस जो है वो फर्स्ट कंट्री बनी थी यूरोप की जिसके द्वारा इस टाइप की स्टेप ली गई थी। और जो स्विट्जरलैंड है वो सेकेंड कंट्री बनी है, ना कि फर्स्ट। अब इसके स्टेटमेंट में हम आते हैं, तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 19 यूरो जोन की कंट्री उनमें से एक है स्विट्जरलैंड, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, उनमें से नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोला गया है कि अभी रिसेंटली जो ये बुर्का और निकाब वगैरह पे जो बैन लगाया गया पब्लिक प्लेसेस में, इसके लगाने के बाद स्विट्जरलैंड यूरोप की फर्स्ट कंट्री बनी है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट कंट्री है फ्रांस जो कि 2011 में बनी थी। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, सो और करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं केन एंड बेटवा रिवर से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए, केन एंड बेटवा रिवर जो है वो एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती हैं, और जो कि बेसिकली जो यमुना रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां हैं। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया, जो बेटवा रिवर है वो पन्ना टाइगर रिजर्व के थ्रू पास होती है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया, केन जो है वो यमुना से हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश का, उसमें मिलती है, और जबकि जो बेटवा रिवर है वो बांदा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है उत्तर प्रदेश की। तो इसके बारे में अगर हम जाने तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि अभी जैसे मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन सब के द्वारा बेसिकली एक प्रोजेक्ट के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसको कि केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था, जो बेसिकली 2 पार्ट का एक प्रोजेक्ट था, जो कंट्री का, इंडिया का फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट था। अब इसके बारे में अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जो यमुना रिवर है वो पास होती है, जो कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, और यहाँ पे जो बेटवा रिवर है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ से बेटवा रिवर स्टार्ट होती है, जो कि एमपी का रीजन है। ये वाला जो रीजन है ये पूरा एमपी का रीजन है, यहाँ से बेटवा रिवर स्टार्ट होती है और फिर बाद में यहाँ पे जाके ये यमुना रिवर में मिल जाती है। और जो केन रिवर है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर इस तरीके से जाती हुई बांदा डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे केन और बेटवा रिवर जो है दोनों एमपी से यानी कि मध्य प्रदेश जो है वहीं से ओरिजिनेट होती हैं, और दोनों जो यमुना रिवर है उसकी ही सहायक नदियां हैं। केन जो है यमुना से बांदा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, ठीक है, ये वाली जो रिवर है ये केन रिवर है, जो कि बांदा डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश का जो बांदा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे यमुना से मिलती है, जबकि जो बेटवा रिवर है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। और बेटवा रिवर जो है उस पर कई सारे डैम भी हैं, जैसे कि राजघाट डैम, परिचा डैम या फिर माता टीला डैम, इस तरह के जो डैम है वो काफ़ी फेमस डैम है जो कि बेटवा रिवर पे लोकेटेड है। और केन रिवर जो है यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो केन रिवर है ये बेसिकली जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उससे भी पास होती है। जो ये प्रोजेक्ट है केन और बेटवा रिवर का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो अराउंड 18,057 करोड़ रुपीज है। यहाँ पे बेसिकली इन दोनों रिवर को इंटरलिंक करके ये जो आसपास का जो रीजन है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, जैसे कि मध्य प्रदेश में छतरपुर, पन्ना या फिर टीकमगढ़ जो जगह हैं, इन सारे जगह में जो वाटर सप्लाई है उस सबको पूरा किया जा सकेगा। उसके अलावा जैसे यूपी में झांसी, बांदा या महोबा, ललितपुर वाला जो रीजन है वहां सब पे जो वाटर सप्लाई है उसको पूरा किया जा सकेगा। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के हम स्टेटमेंट्स को देखें तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, दोनों रिवर जो कि मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं ये बेसिकली यमुना रिवर जो है उसकी सहायक या ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया जो बेटवा रिवर है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से पास होती है, जो कि गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे केन रिवर जो है वो पास होती है पन्ना टाइगर रिजर्व से, ना कि बेटवा रिवर। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें, थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला गया जो केन रिवर है वो यमुना से हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे बांदा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, और जो बेटवा रिवर है वो हमीरपुर में मिलती है। अगर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे
ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा, अदरवाइज ये गलत है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों ये गलत हैं। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे लेक साल्दा के बारे में पूछा गया है, जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थी। ये किस कंट्री में, ग्रीस, टर्की, अफगानिस्तान या सोमालिया में से किस कंट्री में लोकेटेड है। तो अभी रिसेंटली हुआ कि साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे कुछ साइंस वगैरह को डिस्कवर किया जा रहा था, जैसे कि जो नासा का रोवर परसेवरेंस का जो मिशन था, उससे जो डाटा गैदर किया गया था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे उससे सिमिलरिटीज़ वगैरह देखी जा रही थी। तो तब जाके साइंटिस्ट को ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली कि जो टर्किश लेक है, जिसका नाम है यहाँ पे लेक साल्दा, उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। यहाँ पे मार्स से जो डाटा लाया गया, मार्स के सरफेस से जो डाटा एक्सप्लोर किया गया है, वो दोनों, और इस वजह से जो लेक साल्दा थी वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। अगर हम इसको जोग्राफिकली देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कंट्री है टर्की है, जिसमें कि यहाँ पे काफ़ी फेमस भी स्टेट भी है जिसको बॉस्फोरस स्टेट के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ में कनेक्ट करने की काम करती है। और यहाँ पे जो टर्की है उसकी कई सारी कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्री लगती है, जैसे जॉर्जिया हो गया, आर्मीनिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, या फिर सीरिया हो गया। और ये जो टर्की का रीजन है, इसमें यहीं पे ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पे है एक लेक जिसको कि लेक साल्दा के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। तो लेक साल्दा है वो टर्की में लोकेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कई सारे डैम्स दिए गए हैं और उनसे लोकेटेड स्टेट्स दिए गए हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है जो मुल्ल्या पेरियार डैम है, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। सेकंड यहाँ पे दिया गया तंगभद्रा डैम, जो कि कर्नाटक में है। थर्ड यहाँ पे दिया गया है मैटूर डैम, जो कि केरला में है। अभी रिसेंटली हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वार्निंग इशू की गई थी तमिलनाडु के लिए, जो मुल्ला पेरियार का केस है उसके रिगार्डिंग। जो मुल्ला पेरियार का डैम है, वैसे तो ये केरला में लोकेटेड है, बट इसको मैनेज या ऑपरेट करने का जो काम है वो तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है, क्योंकि 1886 में 1886 में एक लीज इंडेंचर साइन हुआ था इन दोनों रीजन्स में, केरला और तमिलनाडु में। केरला में जब उस टाइम पे बेसिकली यहाँ के जो महाराजा ऑफ ट्रावंकोर के जो महाराजा थे उनके द्वारा, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे, उन दोनों के द्वारा इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था नेक्स्ट 999 ईयर्स के लिए। और उस वजह से ही जो ये लेक है जो कि केरला में लोकेटेड है, इसको ऑपरेट करने का काम तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा सेकंड डैम यहाँ पे था तंगभद्रा का डैम, जिसको कि पंपा सागर डैम के नाम से भी या फिर पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि तंगभद्र रिवर जो है उसके आसपास ही बनाया गया है। तंगभद्र रिवर जो कि कृष्णा रिवर जो है उसकी एक सहायक नदी है। ये बेसिकली कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे ये डैम लोकेटेड है। उसके अलावा थर्ड डैम यहाँ पे था मैटूर डैम जो कि इंडिया का काफ़ी जो लार्जेस्ट डैम है उनमें से ही एक है, और जो तमिलनाडु है उसका सबसे बड़ा डैम है जिसका नाम है मैटूर डैम, जो कि कावेरी रिवर के पास में ही है। ठीक है, और इसको 1934 में इसको बनाया गया था, और उस टाइम इसको बनाने में पूरी तरीके से कंप्लीट होने में 9 साल लगे थे। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो मुल्ला पेरियार का जो डैम है वो तमिलनाडु में ना होके केरला में लोकेटेड है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया तंगभद्रा का जो डैम है वो कर्नाटक में है, ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि मैटूर डैम जो है वो केरला में है, ये गलत हो जाएगा। ये केरला में नहीं, ये तमिलनाडु में है। तो इनके स्टेट्स को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, अदरवाइज हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पर रीड बैंक के बारे में पूछा गया है, जो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। ये किस सी में, किस रीजन में लोकेटेड है, जैसे इंडियन ओशियन, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी या साउथ चाइना। तो अभी रिसेंटली जो फिलीपींस की मिलिट्री है उसके द्वारा यहाँ पे कुछ और नेवी के जो शिप्स हैं उनको डिप्लॉय करने के बारे में बोला गया था साउथ चाइना सी के रीजन में, क्योंकि यहाँ पे जो कन्फ्लिक्टेड रीजन जो है जो साउथ चाइना सी का, इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाइना और फिलीपींस के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिस वजह से यहाँ पे फिलीपींस के द्वारा कुछ और नेवी शिप्स को डिप्लॉय करने के बारे में बात की गई थी। तो यहीं पे एक रीड बैंक है जो कि एक टेबल माउंट या जिसको गियोटम बोलते हैं, वो है जो इस रीजन में लोकेटेड है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये चाइना है, और इसके आसपास वाला ये जो रीजन है ये साउथ चाइना सी का रीजन है, और इसमें स्पार्सली आइलैंड यहाँ पे, और यहाँ पे फिलीपींस है, और इसके यहीं पे है एक बैंक जिसको कि रीड बैंक बोला जाता है, जो कि जो स्पार्सली आइलैंड है उसके जस्ट पास में है, जिसके एरिया की अगर हम बात करें तो 8866 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है।
जो कि साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इंडिया और म्यांमार के बारे में पूछा गया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं जैसे कि सार्क, जिसको कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरी दी गई है बिम्स्टेक, जिसको कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों में से किस में या किन किन ऑर्गेनाइजेशन में जो दोनों कंट्री हैं इंडिया और म्यांमार दोनों वो मेंबर्स हैं। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या, म्यांमार की जो मिलिट्री है उसके द्वारा म्यांमार में जो पावर थी उसको सीज किया गया फरवरी के स्टार्टिंग वीक में ही। जो म्यांमार की मिलिट्री थी उसके द्वारा मिलिट्री कूप म्यांमार में किया गया था, जिस वजह से जो म्यांमार है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर हम इसको जोग्राफिकली देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये म्यांमार है जिसको कि पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे इसकी बाउंड्री इंडिया के साथ में लगती है। इंडिया के जो टोटल 4 स्टेट्स हैं उनके साथ में इसकी बाउंड्री लगती है। उसके अलावा चाइना के साथ में इसकी बाउंड्री लगती है, लाओस के साथ में इसकी बाउंड्री लगती है और थाईलैंड के साथ में भी इसकी बाउंड्री लगती है, जिसके नीचे में बे ऑफ बंगाल है और एक साइड में अंडमान सी है। तो अब यहाँ पे बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो बिम्स्टेक के कई सारे मेंबर्स हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया। तो दोनों कंट्रीज जिसकी मेंबर हैं, उसके अलावा नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ये सारी कंट्रीज भी जो बिम्स्टेक है उसके मेंबर स्टेट्स हैं। उसके अलावा सार्क की अगर हम बात करें, जिसको कि 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे कई सारी कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जो है ये इसके मेंबर्स हैं। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इंडिया इसकी मेंबर है लेकिन म्यांमार इसकी मेंबर नहीं है। और जिन 4 स्टेट्स की हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया के, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है, ये सारी स्टेट्स जो हैं इनकी बाउंड्री म्यांमार के साथ में लगती है। बट यहाँ पे असम और त्रिपुरा की बाउंड्री जो है म्यांमार के साथ में नहीं लगती है। और इससे रिलेटेड पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन कि वहाँ का पार्लियामेंट सिस्टम कैसा है उसके बारे में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कि जो सार्क है उसका इंडिया तो मेंबर है लेकिन जो म्यांमार है वो इसका मेंबर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और सेकंड जो है ये सही हो जाएगा, इसकी दोनों कंट्रीज मेंबर हैं। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट ये दिया गया कि वेनेजुएला जो है, जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ अमेरिका की। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कोलंबिया और वेनेजुएला जो है दोनों बोलीविया के साथ में बाउंड्री शेयर करती हैं। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि जो कोलंबिया है वो 3rd लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है ना कि करेक्ट स्टेटमेंट। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि जो वेनेजुएला के लोग हैं जिनको कि वेनेजुएलेंस बोला जाता है, उन सब के लिए एक टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया जाएगा कोलंबिया के द्वारा अगले 10 साल के लिए। इस वजह से ये दोनों कंट्री काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप है और यहाँ पे ये है वेनेजुएला, जिसके ऊपर में यहाँ पे अटलांटिक ओशन और यहाँ पे कैरिबियन सी है। उसकी वेनेजुएला की जो बाउंड्री है यहाँ पे गाना के साथ में लगती है, नीचे ब्राज़ील के साथ में लगती है और इधर कोलंबिया के साथ में लगती है। और कोलंबिया की जो बाउंड्री है वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू और इक्वाडोर के साथ में लगती है। तो कहीं पे भी यहाँ पे बोलीविया नहीं है। बोलीविया जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि साउथ अमेरिका की ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री है। और एरिया के बेसिस पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो कंट्री है साउथ अमेरिका की वो ब्राज़ील है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे अर्जेंटीना आती है, थर्ड नंबर पे पेरू आती है और उसके बाद 4th नंबर पे आती है यहाँ पे कोलंबिया। तो अब इसके स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो ही जाएगा क्योंकि वेनेजुएला जो है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो कोलंबिया और वेनेजुएला जो है दोनों बाउंड्री शेयर करती हैं बोलीविया के साथ में, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया कोलंबिया जो है 3rd लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जो 3rd लार्जेस्ट है वो है पेरू, तो कोलंबिया है वो 4th है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि जो नॉर्थ सी है उसके साथ में कौन सी कंट्रीज, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड या फिर बेल्जियम, इनमें से कौन सी कंट्री नॉर्थ सी के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जो डेनमार्क है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई जो वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड या फिर वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड जो है उसको नॉर्थ सी में डेनमार्क के द्वारा बनाया जाएगा। तो इस वजह से जो नॉर्थ सी है
वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये नॉर्थ सी का रीजन है जिसके एक साइड में यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लगता है। इससे थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे फ्रांस है, और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में एक स्टेट है जिसको कि स्टेट ऑफ डोवर के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी फेमस स्टेट है। उससे थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे बेल्जियम आता है। बेल्जियम से थोड़ा और ऊपर चलते हैं नीदरलैंड है। नीदरलैंड से थोड़ा सा इधर हम देखते हैं तो यहाँ पे जर्मनी है। जर्मनी से ऊपर यहाँ पे डेनमार्क है, और डेनमार्क में सबसे ऊपर यहाँ पे नॉर्वे है। तो इस तरीके से ये सारी कंट्रीज जो हैं, इन सब के द्वारा यहाँ पे नॉर्थ सी के साथ में बॉर्डर शेयर किया जाता है, जिसमें कहीं पे भी पोलैंड नहीं है। जो पोलैंड है, अगर हम उसको यहाँ पे देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉर्थ सी का रीजन है जिसमें यहाँ पे जर्मनी, डेनमार्क और यहाँ पे पोलैंड है, सॉरी नॉर्वे। और पोलैंड जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है, जिसकी बाउंड्री जो है वो बाल्टिक सी के साथ में लगती है, ना कि नॉर्थ सी के साथ में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कई सारी स्टेट्स दी गई हैं, मतलब कि चौक पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ से ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। यहाँ पे जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, या फिर बाब एल मंदेब हो गया, या फिर डेनिस स्टेट हो गया, या बॉस्पोरस स्टेट हो गया। ये 4 स्टेट्स दी गई हैं। इन सबको हमें नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है, और उसी बेसिस पे हमें यहाँ पे सीक्वेंस देखना है। तो अभी रिसेंटली हुआ कि यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके लिए इंडिया काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। उसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हाइक इंक्रीमेंट हुआ है, तो जिस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडो पैसिफिक रीजन जो कि ये वाला रीजन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी स्टेट्स हैं ये सारी भी, उसके अलावा भी जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है उनमें इंक्रीज होने की वजह से जो ये चौक पॉइंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर है डेनिस स्ट्रेट, ठीक है। उससे थोड़ा सा और हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे बॉस्पोरस स्ट्रेट आती है जिसको कि टर्किश स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। उससे फिर थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आती है सुएज कनाल, ठीक है, जिसको कि सुमेद पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक बेसिकली पाइपलाइन है। और यहाँ पे एक पनामा कनाल भी आती है जो कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ पे लोकेटेड है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उससे थोड़ा सा और नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आता है बाब एल मंदेब, ठीक है, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। और उससे सबसे नीचे यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अगर हम इसको सबसे मतलब नॉर्थ से साउथ के उसमें अरेंज करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगी डेनिस स्ट्रेट, फिर उसके बाद में आ जाएगी बॉस्पोरस आ जाएगी, फिर उसके बाद में सुएज कनाल, फिर उसके बाद में आ जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फिर बाब एल मंदेब, और फिर लास्ट में स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो अगर हम इसके सीक्वेंस को देखें तो सबसे पहले आ जाएगी डेनिस स्ट्रेट, फिर उसके बाद में आएगी बॉस्पोरस स्ट्रेट, फिर उसके बाद में आएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उसके बाद में आएगी बाब एल मंदेब। तो यहाँ पे इसका सीक्वेंस जो होगा 3 4 1 2। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ प्लेसेस दिए गए हैं, कुछ लोकेशंस दी गई हैं, उनको हमें ईस्ट से वेस्ट में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ईस्ट से वेस्ट में, ना कि वेस्ट से ईस्ट में, मतलब कि इस डायरेक्शन में हमें इन्हें अरेंज करना है। जैसे कि लीपू लेक पास हो गया, या फिर लिम्पाईधुरो पास हो गया, काला पानी हो गया, इन तीनों जगहों को हमें ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में अरेंज करना है। तो अभी रिसेंटली हुआ कि जो इंडिया की बाउंड्री होती है नेपाल के साथ में, इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में पहले भी था 2020 में, बट अभी रिसेंटली ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हो गया है। यहाँ पे इंडिया का एक स्टेट जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, उसका जो पित्तौरगढ़ या फिर पिथौरागढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट है, उसकी बाउंड्री नेपाल के साथ में यहाँ पे लगती है। जो ये आप शेडेड रीजन देख रहे हैं, ये एरिया नेपाल के द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये नेपाल का पार्ट है, जिसमें कई सारे पासेज हैं। जैसे कि ये जगह है, इसको लीपू लेक पास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक जगह है जिसको काला पानी के नाम से जाना जाता है, और एकदम यहाँ पे ये जगह है जिसको कि लिम्पियाधुरो पास के नाम से जाना जाता है। अगर हम इनको ईस्ट से वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले लीपू लेक आ जाएगी, फिर काला पानी आएगा, फिर उसके बाद में लिम्पियाधुरो पास आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लीपू लेक आ जाएगी, फिर उसके बाद में काला पानी आ जाएगा, और फिर ये लिम्पियाधुरो पास आ जाएगा। तो सीक्वेंस जो होगा वो होगा 1 3 2। अवर करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया सेनकाकू आइलैंड्स जो हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, सी ऑफ जापान, या फिर येलो सी में। अभी रिसेंटली हुआ कि क्वाड मेंबर्स जो हैं, क्वाड मेंबर्स यानी जिनको क्वाड्रिलेटरल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स भी बोलते हैं, जो कि 4 टोटल मेंबर हैं, जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। इनकी एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, और जिसकी वजह से ये जो इशू है
सेनकाकू आइलैंड का, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया क्योंकि ये सेनकाकू जो आइलैंड्स है ये चाइना और जापान के बीच का एक डिस्प्यूट है, मतलब कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट हम इसको बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये चाइना है, चाइना के नीचे यहाँ पे वियतनाम, लाओस और थाईलैंड वाली कंट्रीज आती हैं। और ये जो सी है जिसको साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है, इससे थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे ताइवान है, ये फिलीपींस है, और ये जो सी है ये ईस्ट चाइना सी है। और ईस्ट चाइना सी में ये जो रीजन है, ये सर्किल वाला जो आप रीजन देख रहे हैं, यहाँ पे है सेनकाकू आइलैंड्स। और यहाँ पे ये दो डॉटेड लाइन भी आप देख रहे हैं, जो येलो कलर की डॉटेड लाइन है जो कि सी ऑफ जापान से होती हुई यहाँ से आती है, ये इतनी जो टेरिटरी है ये क्लेम की जाती है जापान के द्वारा। और अभी रिसेंटली जो नई चाइना की टेरिटरी का क्लेम आया है वो इस लाइन के थ्रू आया है। ये जो रेड डॉटेड लाइन है इसके बेसिस पे यहाँ पे इतनी टेरिटरी जो है वो चाइना के द्वारा क्लेम की जाती है। तो बेसिकली जो ये एरिया इन दोनों के बीच में पड़ता है, तो इन दोनों की ही एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है सेनकाकू आइलैंड, जो कि ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ आइकॉनिक प्लेसेस के नाम दिए गए और उनसे लोकेटेड यहाँ पे स्टेट्स के नाम दिए गए, जैसे कि बांके बिहारी टेम्पल जो कि राजस्थान में है, रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में है, और कालीघाट टेम्पल जो कि तेलंगाना में है। तो इनमें से जो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा नहीं है, उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। तो अभी रिसेंटली हुआ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके द्वारा यहाँ पे 12 साइट्स की अनाउंसमेंट की गई कि उनको स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट किया जाएगा, में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, जिसमें कि कई सारी साइट्स हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अजंता केव्स जो कि महाराष्ट्र में है, सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, या फिर कुंभलगढ़ फोर्ट जो कि राजस्थान में है, उसके अलावा जैसलमेर फोर्ट भी राजस्थान का, फिर रामदेवरा जो भी राजस्थान में है, गोलकोंडा फोर्ट जो कि तेलंगाना में है, सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में है, उसके अलावा दाल लेक जो जम्मू एंड कश्मीर में है, बांके बिहारी टेम्पल जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके अलावा आगरा फोर्ट भी उत्तर प्रदेश का, और कालीघाट टेम्पल जो कि वेस्ट बंगाल में है। अब यहाँ पे अगर हम इन सीक्वेंस को देखें तो जो बांके बिहारी टेम्पल है वो राजस्थान में नहीं यूपी में है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड जो है रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, ये सही है। थर्ड जो है वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि कालीघाट टेम्पल जो है वो वेस्ट बंगाल में है, ना कि तेलंगाना में। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो सेकेंड है, सो और करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक प्लेस के बारे में पूछा गया है जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इंडिया की एक सिटी है जिसको कि 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड या ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड का जो टाइटल है वो दिया गया है। तो वो किस प्लेस को दिया गया है? ऑब्वियसली ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का जो टाइटल है वो दिया गया है। ये जो टाइटल है ये बेसिकली जो आर्बर्स डे फाउंडेशन है उसके अलावा जो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के द्वारा कंबाइंडली ये स्टेटस ट्री सिटी का हैदराबाद को दिया गया है। इसके साथ ही जैसे टोटल ग्लोबली लेवल पे जो 120 सिटीज़ हैं जो कि टोटल 23 कंट्रीज से बिलोंग करती हैं, उन सिटीज़ की कैटेगरी में हैदराबाद भी शामिल हो गया है। जैसे कि US की सिटीज़ वगैरह हो गई, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया की जो सिटीज़ हैं उन सबके उसमें ही ये भी कैटेगराइज किया गया है हैदराबाद को उसके अंदर ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया जो इंटाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड। तो अभी रिसेंटली जो नागालैंड असेंबली है उसके द्वारा 7 मेंबर्स की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिससे कि जो नागा का पॉलिटिकल इशू है जो कि 2020 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था और पिछले 2 डेकेड से ये पेंडिंग में इशू पड़ा हुआ था, तो इसको सेटल करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया, जिस वजह से जो ये नागालैंड है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आता है। तो इस वजह से ही ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया जो एंटांकी नेशनल पार्क या फिर जिसको इंटाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है जो कि नागालैंड में लोकेटेड है। इसका जो एरिया है अराउंड 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पे कई सारे स्पीसीज जैसे कि होलोक गिबन या फिर पाम किवेट या स्लोथ बियर, वाइल्ड डॉग्स या फिर गोल्डन लंगूर, इस टाइप के जो स्पीसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं जिसमें बेसिकली अर्जेंटीना के बारे में पूछा गया है। अर्जेंटीना के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया कि अर्जेंटीना जो है वो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया कि अर्जेंटीना जो है बस 3 कंट्रीज के साथ में बाउंड्री शेयर करती है, ब्राज़ील, पैराग्वे और चिली।
और इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा नॉन करेक्ट है, इसके बारे में हमें देखना है। अभी रिसेंटली जो अर्जेंटीना है उसमें हुआ क्या है कि अर्जेंटीना की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा अबॉर्शन को लीगलाइज कराया गया है। अबॉर्शन जो कि जैसे प्रेगनेंसी के 14 वीक्स तक जो वुमन है वो अबॉर्शन अर्जेंटीना में करा सकती है। इससे पहले ये एक लीगल एक्टिविटी अर्जेंटीना की गवर्नमेंट के द्वारा कंसीडर की जाती थी। और अगर हम इसको ज्योग्राफिकली मैप पे देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और इससे हम नीचे चलते हैं तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आता है, जिसके एक साइड में पैसिफिक ओशियन और दूसरे साइड में अटलांटिक ओशियन है। और यहीं पे जो रेड शेडेड रीजन जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली है अर्जेंटीना कंट्री। अब यहाँ पे जो अर्जेंटीना है इसकी बाउंड्री कई सारी कंट्रीज के साथ में लगती है, जैसे कि इधर साइड में अगर हम देखें तो चिली के साथ में इसकी बाउंड्री लगती है, ऊपर में बोलीविया के साथ में इसकी बाउंड्री शेयर होती है, और उसके राइट साइड में यहाँ पे पैराग्वे के साथ में इसकी बाउंड्री शेयर होती है, और यहाँ पे इसकी बाउंड्री ब्राजील के साथ में लगती है। और उसके अलावा अर्जेंटीना की जो बाउंड्री है उरुग्वे के साथ में भी लगती है। और जैसे कि आप लोग यहाँ मैप पे देख ही सकते हैं कि एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो कंट्री है साउथ अमेरिका की वो ब्राजील है, ना कि अर्जेंटीना। अब हम अपने स्टेटमेंट पे आते हैं, जहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोला गया था कि जो अर्जेंटीना है वो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बस 3 कंट्री के साथ में नहीं, उसके अलावा उरुग्वे वगैरह के साथ में भी जो अर्जेंटीना है उसकी बाउंड्री लगती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली ताइवान के बारे में पूछा गया है। ताइवान के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए कि जो ईस्ट चाइना सी है वो ताइवान के नॉर्थ में लोकेटेड है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि जो लजन स्टेट है वो बेसिकली ताइवान जो है उसके एकदम साउथ में नीचे है लोकेटेड है। और यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट दिया गया जो फिलीपींस सी है वो ताइवान के ईस्ट साइड में पड़ता है। अब इसको देखने के लिए हम सबसे पहले जो ताइवान है उसके बारे में जान लेते हैं कि हुआ क्या। अभी रिसेंटली जो यूएसए के प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बाइडन, जब उनकी शपथ का इनॉग्रेशन हुआ था तो उस टाइम पे जो ताइवान के डिफेक्टो एम्बेसडर हैं यूएसए के लिए, उनको फॉर्मली इनवाइट किया गया था इस इनॉग्रेशन में। इस वजह से ताइवान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, और इसके अलावा भी ताइवान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हमेशा रहता ही है। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वाला रीजन है ये बेसिकली चाइना है, और उसके राइट साइड में यहाँ पे छोटा सा रीजन है ये है ताइवान का। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं चाइना और ताइवान के बीच में एक स्टेट है जिसको कि ताइवान स्टेट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड्स पाए जाते हैं। अब हम ताइवान के ऊपर अगर देखें तो जो ताइवान के ऊपर सी है इसको ईस्ट चाइना सी के नाम से जाना जाता है। ताइवान के लेफ्ट साइड में यहाँ पे बेसिकली साउथ चाइना सी है, और इसके राइट साइड में यहाँ पे फिलीपींस सी लोकेटेड है। और ताइवान के जस्ट नीचे ही एक चैनल है जिसको कि बासी चैनल के नाम से भी जाना जाता है, और इससे थोड़ा और नीचे जाते हैं बासी चैनल जैसे बेसिकली यहाँ पे पड़ता है उससे थोड़ा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एक स्टेट है जिसको कि लजन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, जो ईस्ट चाइना सी है वो ताइवान के नॉर्थ में लोकेटेड है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, जो लजन स्टेट है वो ताइवान के एकदम साउथ में लोकेटेड है। और थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, फिलीपींस जो है ताइवान के ईस्ट साइड में पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, सो और करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बेसिकली 2 टाइगर्स रिजर्व, एक का नाम दिया गया अचनाकम और दूसरा दिया गया इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है, ये दोनों टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड हैं? क्या वेस्ट बंगाल में है, उत्तर प्रदेश, या फिर छत्तीसगढ़, या फिर बिहार? तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि छत्तीसगढ़ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है जो कि छत्तीसगढ़ के कोटिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वो छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व होगा। उससे पहले अभी करंट सिचुएशन में छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व्स लोकेटेड हैं, जैसे कि एक है अचनाकमर, दूसरा है उदांती सितनादी, और तीसरा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इन तीनों के अलावा जो 4था टाइगर रिजर्व होगा छत्तीसगढ़ में उसका नाम होगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इस वजह से छत्तीसगढ़ का ये नेशनल पार्क जो है काफी ज्यादा न्यूज में थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गाजा स्ट्रिप जो है, जो कि हमेशा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, ये बेसिकली किन किन कंट्रीज़ के साथ में या किन टेरिटरीज़ के साथ में इसका बॉर्डर शेयर होता है? इजराइल, सीरिया, इजिप्ट और ईरान में से। अब अभी रिसेंटली हुआ क्या कि जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ का जो इस्लामिस्ट ग्रुप है उनके द्वारा एक रॉकेट फायर किया गया था मेडिटेरेनियन
सी में उनके द्वारा बेसिकली जो 2008 का जो इजराइल के साथ में कन्फ्लिक्ट था उसकी एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए इस जो रॉकेट था इसको फायर किया गया था। अगर हम इसको ज्योग्राफिकली देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी है और इसके राइट साइड में यहाँ पे इजराइल कंट्री है और इजराइल में जो ये छोटा सा रीजन है ये है गाजा स्ट्रिप, जिसके एक साइड में यहाँ पे इजिप्ट पड़ता है और दूसरी साइड में इसकी बाउंड्री इजराइल से लगती है और ऊपर में यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो छोटा सा रीजन है ये गाजा स्ट्रिप है और यहाँ पे ये जो रीजन है जिसको कि सिनियाई पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, ये इजिप्ट का ओनली रीजन है जो कि एशिया में आता है। बाकी जो पार्ट है इजिप्ट का वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में आता है। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कि इजराइल के साथ में इसकी बाउंड्री शेयर होती है और इजिप्ट के साथ में भी इसकी बाउंड्री शेयर होती है। सो हमारा करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ कंट्रीज जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी उनसे रिलेटेड प्लेसेस दिए गए हैं। इनमें से हमें देखना है कि कौन कौन से पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी है। जैसे कि दोहा जो है उसका यहाँ पे कंट्री का न्यूज़ दिया गया है कि बहरीन के साथ में, दुबई का दिया गया है सऊदी अरेबिया के साथ में और मनामा का दिया गया है यूएई के साथ में। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि जीसीसी यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है उसके लीडर्स के द्वारा एक पैक्ट साइन किया गया जिसको सॉलिडरिटी एंड स्टेबिलिटी डील के नाम से जाना जाता है। ये डील बेसिकली जो भी जीसीसी के मेंबर्स है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के, उन सब के द्वारा साइन किया गया। और आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो बेसिकली जीसीसी यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं। तो इस वजह से ही ये जो सऊदी अरेबिया है, कतर वगैरह जो हैं, ये सारे प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। दोहा जो है वो एक्चुअली में कतर की कैपिटल है। कतर जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, पर्शियन गल्फ के इस रीजन के यहाँ पे लोकेटेड है और इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे बहरीन है। और दुबई जो है वो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उसकी एक सिटी है। और बहरीन की जो कैपिटल है या बहरीन की जो कैपिटल है बेसिकली उसका नाम मनामा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली दोहा जो है वो बहरीन में नहीं है क्योंकि वो कतर की कैपिटल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दुबई जो है वो यूएई की है, ना कि सऊदी अरेबिया की। और मनामा जो है वो बहरीन की कैपिटल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली पूछा ही यही है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो यहाँ पे तीनों जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। सो हमारा करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली सुंदरबंस के बारे में पूछा गया है। उसके बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि जो सुंदरबन है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और उसके साथ साथ एक रामसर साइट भी है। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये दिया गया है कि जो सुंदरबन है वहाँ पे जो ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं, जैसे कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, फॉर एग्जांपल नदर्न रिवर टेरापिन हो गया, या फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे कि इरावेडी डॉल्फिन हो गए, तो इस टाइप के जो स्पीसीज हैं वो काफ़ी भारी मात्रा में सुंदरबन में पाए जाते हैं। और 2003 स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ये दिया है कि 2020 में 2020 में जो सुंदरबन है उसका काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है वो डैमेज हुआ था साइक्लोन फानी की वजह से। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि जो ZSI है जिसको कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसके द्वारा यहाँ पे एक सर्वे की गई जिसमें बेसिकली ये पाया गया कि इंडियन सुंदरबन जो है वो इंडिया का, वर्ल्ड का जो कि लार्जेस्ट मैन ग्रुव का फॉरेस्ट है, वहाँ पे अराउंड 428 स्पीसीज पाए जाते हैं बर्ड के। ये रिसेंटली पब्लिश उनके द्वारा किया गया था। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे बेसिकली सुंदरबन पाया जाता है जिसका एरिया अराउंड 4200 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके वेस्ट साइड में यहाँ पे मुरी गंगा रिवर होती है, इसके वेस्ट साइड में, और इसके ईस्ट साइड में बेसिकली यहाँ पे हनिनबाग और रायमंगाल रिवर से इसको कनेक्ट किया जाता है। मतलब इन तीनों रिवर्स के बीच का जो पार्ट है उसको सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। 2020 में जो एक साइक्लोन आया था जिस साइक्लोन का नाम है अम्फान, फानी नहीं है, अम्फान साइक्लोन की वजह से 28% जो सुंदरबन का रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे सही है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसके अलावा रामसर साइट भी है और यहाँ पे काफ़ी एंडेंजर्ड और क्रिटिकली डेंजर्ड स्पीसीज वगैरह भी पाए जाते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, बस थर्ड यहाँ पे गलत है। सो हमारा करेक्ट आंसर विल बी बी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमें देखना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये दिया गया जो दीपोर बिल है वो कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, मतलब असम का जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोकेटेड है। और ये दीपोर बिल जो है एक बेसिकली वेटलैंड है जो कि रामसर कन्वेंशन के अंडर की एक वेटलैंड है। और रामसर कन्वेंशन जिसको कि ईरानियन सिटी जिसका नाम है रामसर, उसमें 1971 में अडॉप्ट किया गया था और उसके बाद इसको 1975 में लागू किया गया था। ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जो असम की स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो कम्युनिटी फिशिंग जो होती है उसको प्रोहिबिट किया गया था दीपोर झील के अंदर। ये जो दीपोर झील है जो कि एक वेटलैंड है, ये बेसिकली गुवाहाटी का जो साउथ वेस्टर्न साइड है वहाँ पे ये पड़ती है और असम की ये ओनली रामसर साइट है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे जो असम का मैप है ये वाला रीजन, यहाँ पे असम में ये दीपोर झील लोकेटेड है। जो बेसिकली गुजरात का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, सॉरी गुवाहाटी का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है असम का जिसका नाम है कामरूप डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है जो कि एक परमानेंट फ्रेश वाटर की एक लेक है। और ये 2002 में इसको रामसर कन्वेंशन के अंडर जो वेटलैंड्स हैं उस लिस्ट में लिस्ट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया है कि इंडिया और फ्रांस के बीच की जो डिफेंस एक्सरसाइज हैं ये 3 यहाँ पे नाम दिए गए हैं, वरुणा, गरुड़ और शक्ति। इनमें से कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती हैं। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि जो इंडियन एयर फोर्स है उसके द्वारा और जो फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स है उन दोनों के द्वारा एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी 20 से 24 जनवरी 2021 के बीच के पीरियड में। ये बेसिकली जो एयरफोर्स का स्टेशन है जोधपुर में वहाँ पे कराई गई थी, जिस बायलैटरल एयर एक्सरसाइज का जो नाम है वो है एक्स डेजर्ट नाइट 21। और उसके अलावा और भी कई सारी डिफेंस एक्सरसाइज हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में जो होती हैं, जैसे कि वरुण जो है वो बेसिकली इंडिया और फ्रांस के बीच की एक नेवल एक्सरसाइज है। गरुड़ जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच की एक एयर एक्सरसाइज है। और शक्ति जो है वो एक आर्मी की एक्सरसाइज है। और फ्रांस की अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यूरोप के इस रीजन में यहाँ पे फ्रांस है जिसकी बाउंड्री इधर स्पेन से लगती है। यहाँ पे इटली, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, लक्समबर्ग, बेल्जियम से इसकी बाउंड्री लगती है। और इसके ऊपर में यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में एक चैनल भी है जिसको कि इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। तीनों जो एक्सरसाइज हैं वो इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली क्यूबा के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। क्यूबा के रिगार्डिंग यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट है क्यूबा जो है वो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के जो फाउंडिंग मेंबर थे उनमें से एक है। और क्यूबा के बारे में सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, क्यूबा जो है वो नदर्न कैरेबियन सी में लोकेटेड है। कैरेबियन सी में बेसिकली जहाँ पे जो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन है वो दोनों मिलते हैं, उस जगह पे जो क्यूबा है वो लोकेटेड है। तो अभी रिसेंटली हुआ कि जो यूएसए का स्टेट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा क्यूबा को जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट है उसके अंदर डेजिग्नेट किया गया था। क्यूबा जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है जिसके नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको है और इसके यहाँ पे राइट साइड में ये जो रीजन है ये क्यूबा कंट्री है। और क्यूबा कंट्री जो कि कैरेबियन सी में लोकेटेड है और ये इस जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन दोनों मिलते हैं। और यूनाइटेड नेशंस को जब फाउंड किया गया, जब इसको इस्टेब्लिश किया गया, तो जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें से एक है क्यूबा जिसके द्वारा अक्टूबर को 1945 में इस चार्टर को रेक्टिफाई क्यूबा के द्वारा किया गया था। क्यूबा उसके अलावा जैसे G77 जो ग्रुप है उसका भी फाउंडिंग मेंबर है और NAM जिसको हम बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट उसका भी एक फाउंडिंग मेंबर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है। यूनाइटेड नेशंस का भी ये फाउंडिंग मेंबर है और गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन जहाँ पे मिलते हैं कैरेबियन सी में वहाँ पे क्यूबा लोकेटेड है। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs 2021 के जनवरी मंथ में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ में थे उन सब से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके।